तो आज हम चर्चा करेंगे किस पर? समास पर। और ये समास आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। तो क्या वैशिष्ट क्या रहेगा, क्यों हम सुबह में उठ करके बैठे हुए समास पढ़ने के लिए? तो इसका वैशिष्ट यही रहेगा कि जिस तरह से आप कंप्यूटर एग्जाम्स में पाते हैं प्रश्नों को, वो लगभग सभी प्रश्नों को हम उसका जो टेक्निक है वो हम समझाएंगे, किस तरह से पूछा जाता है, प्रश्नों का कुछ अभ्यास करेंगे। और ये हमें लग रहा है कि 2 से 3 कक्षा हमारी समास की जाएगी। 2 कक्षा हम मानकर चल रहे थे, लेकिन हम सूत्रों को भी ले रहे हैं, क्योंकि सूत्र से भी प्रश्न बनते हैं, इसलिए हमने सूत्रों को भी रखा है। तो सूत्रों को भी हम देखेंगे। तो मोटे तौर पर हम रखेंगे वही लक्ष्यकांत कुंडी से, क्योंकि हम सूत्र वाला जो प्रभाग होता है तो हम कारक में ही केवल जाते हैं सिद्धांत कौमुदी में। तो सामान्य रूप से तो रखते हैं, क्योंकि इतना अधिक विस्तृत हो जाता है कि फिर इसको कवर करना कठिन हो जाता है। तो इस कारण से हमने इसको रखा है। हाँ, जो महत्वपूर्ण होते हैं इसके अतिरिक्त उनको देखते हैं। तो चलिए हम बिना समय गंवाए डायरेक्ट पहुंचते हैं उस विषय वस्तु पर, समास पर। अगर आप समास की बात करें तो बहुत कंफ्यूजन रहता है इसके संख्या में। तो सबसे पहले समास है क्या, ये हम देखते हैं। तो आप एक सूत्र देखेंगे जो कि दिया गया है कि समर्थः पद विधि, समर्थः पद विधि। इसमें कहा है कि ये वहीं पर होता है, अर्थात समर्थ पदों के साथ होता है। और आकांक्षा आदि के द्वारा पदार्थों का परस्पर संबंध होने की योग्यता जो है उसको सामर्थ्य कहा जाता है। तो यहाँ पर सामर्थ्य का अभिप्राय क्या है? समर्थक पद अगर कहा जा रहा है, पद तो आप जानते हैं सुक्तिगंतम पदम, मूल रूप से आप ये इसको पद के रूप में देखते हैं। लेकिन समर्थ किसको कहेंगे? तो कह रहे हैं जो कि जो आकांक्षा आदि के द्वारा परस्पर संबंध होने की, ऐसे पदार्थ पदों का अर्थ जो परस्पर संबंधित हो सके उसको कहा जाएगा समर्थ। और यही समर्थ पद जो है उनके मध्य जो समसलम समास है, अर्थात वह जो अपने सहज रूप में अर्थात सामान्य रूप से कहा जाता है संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण नहीं होगा इसका, ये होगा जो समसल जहां पर हो सकता है उसको समास कहा जाता है मोटे तौर पर। समास कितने हैं अगर ये बात अगर कहा जाए, हालांकि इसमें भी बहुत और डेप्थ में हम जाएंगे तो बहुत कुछ बातें हैं समझने के लिए। अब यहाँ पर आ रहा है जो कि समास कितने प्रकार के हैं, तो आप अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरह से देखते हैं। जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी में देखेंगे समास पंचधा, सिद्धांत कौमुदी में देखेंगे 4 प्रकार के देखेंगे। और अगर आप देखते हैं इनको एनसीईआरटी के बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पर समास को एक बार स्पष्ट रूप से देख लेना है, 6 भेद दिखाते हैं। तो इसको थोड़ा समझ लीजिए क्यों ये अंतर आता है। क्योंकि जहां पर आप खास करके यूपीएससी वगैरह की जो कोचिंग देखते होंगे या जहाँ कहीं भी देखते हैं तो वहां पर मोटे तौर पर यही दिखता है। उसका कारण ये है कि वो जो एनसीईआरटी वगैरह में दिया जाता है वो छोटे स्तर के जो कक्षाएं हैं उनके लिए दिया जाता है। उनमें जो ये तत्पुरुष के अलग अलग भेद जो बताए गए हैं, समानाधिकरण, विधिकरण और भी कर्मधारय जो है, कर्मधारय में भी अलग अलग भेद हैं, उनको एक साथ दिखा दिया जाता है कर्मधारय में भी। तो उस कारण से वह 2 बढ़ जाते हैं। बस सीधा सा ये है। जैसे हम लोगों ने लकार में देखा था ना, जो कि लिंग लकार में विधिलिंग आश्रय लिंग मिला करके हमने 10 लकार कर लिया था, जबकि हम लोग पढ़ रहे हैं 9 ही लकार, 8 लकार तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं 10 लकार हम पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह का सिस्टम होता है वहां पर। तो आप कंफ्यूज न करें, जब भी हो पाठ्यक्रम में अगर सिद्धांत कौमुदी दिया हुआ है तो 5 भेद ही होंगे, सिद्धांत कौमुदी है तो 4 भेद ही होंगे। उस पर भी ध्यान रखेंगे कि अगर
ऑप्शन में क्या दिया हुआ है ये भी आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाला यहाँ पर में एनसीईआरटी वाला उत्तर नहीं मान्य होगा, आपको सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही मान्य होगा, ये अपना आप ध्यान में रखेंगे। इसीलिए अगर 6 आता भी है तो उसको टिक करने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर देखते हैं तो कहते हैं प्रारंभ में ही कह रहे हैं तत्र आदौ केवल समास है। केवल समास का अभिप्राय है जो जिसका ये कोई अतिरिक्त नाम नहीं दिया गया है, अतिरिक्त व्याख्यान नहीं किया गया है, उसको केवल समास कहते हैं। इतना मोटे तौर पर ध्यान में रखिए। केवल का अभिप्राय हो गया मात्र, सिर्फ समास है किसी तरह से, वह इस तरह करें। सच विशेषण संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास प्रथम, वह हाँ तो इसमें कहते हैं क्या, क्योंकि कहते हैं समास पंचधा, प्रारंभ में ही कहते हैं समास पंचधा, समास जो है वह 5 प्रकार के होंगे। तत्र समसनम समासः, वहां पर समसन जो होता है उसको समास कहा जाता है। तो समास कितने प्रकार के होते हैं और समास क्या है, ये दोनों बातें बता दी गई। क्योंकि समसनम समासः सच, सच नाम समासश्च, सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समास प्रथमः, विशेष संज्ञाओं से विनिर्मुक्त जो है वह प्रथम है। विशेष संज्ञाओं से विनिर्मुक्त का अभिप्राय हो गया क्योंकि कोई अलग से नामकरण उसका नहीं किया गया है, तो वह प्रथम ये हो गया, अर्थात उसको केवल समास कहेंगे, वो पहला हो गया। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव, अब देखते हैं जो कि प्रायेण अर्थात सामान्य रूप में आप देखेंगे, अर्थात ये बहुलता से देखेंगे, क्योंकि प्रायेण पूर्व पदार्थ का की जो प्रधानता होगी, और अर्थात समास में आप देखेंगे 2 पद दिखेगा, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। तो पूर्व पद की जो प्रधानता होगी अर्थात पूर्व पदार्थ की, तो वह कहा जाएगा अव्ययी भाव। पदार्थ की प्रधानता है, ध्यान रखेंगे, पूर्व पदार्थ की प्रधानता जिसमें होगी वह अव्ययी भाव कहा जाएगा। जैसे भी आप देखेंगे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेगा, जैसे जैसे आप देखते हैं जो कि सरदा समीपम उपसरदम, या फिर निर्मक्षिकम, तो इन सब में देखेंगे जो कि मक्षिकाणाम आहार निर्मक्षिकम, तो इनमें प्रधानता जो होगी वह पूर्व पदार्थ की होगी, ये आप नोट करके रखेंगे। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानोव्ययी भाव है। उसके बाद प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष तृतीय, बहुलता से या सामान्य रूप से उत्तर पदार्थ की प्रधान, पदार्थ का अभिप्राय यहाँ पर पद का अर्थ, उत्तर पदार्थ की प्रधानता जिसमें होती है उसको तत्पुरुष कहेंगे आप। तत्पुरुष भेदो कर्मधारय, तत्पुरुष का भेद कर्मधारय है। कर्मधारय भेदो द्विगु, कर्मधारय का भेद जो है वह द्विगु है। ये आपने सिद्धांत कौमुदी के अनुसार यथावत आपने पढ़ा अभी तक। तो आपने समझ लिया क्या, जो कि तत्पुरुष में जो आप भेद प्रभेद देखेंगे उसमें कर्मधारय आएगा, और कर्मधारय के जो भेद प्रभेद देखेंगे उसमें आप द्विगु देखेंगे। प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि चतुर्थ, अन्य पदार्थ की प्रधानता जहां पर होगी, अर्थात न तो पूर्व पदार्थ की प्रधानता हो रही है न उत्तर पदार्थ की प्रधानता हो रही है, तो किसी और की ही प्रधानता हो रही है, वह कहा जाएगा अन्य, ये बहुव्रीहि। और
जहां पर दोनों पदार्थ की प्रधानता होगी वह कहा जाएगा द्वंद्व। तो आप वैसे ही ध्यान में रखेंगे, समास जब करेंगे जो दो पद होंगे, वह पहले पदार्थ की प्रधानता होती है तो आप कहते हैं उसको अव्ययी भाव, दूसरे वाले का की प्रधानता होती है तो तत्पुरुष, तत्पुरुष के भेद में कर्मधार है, कर्मधारय के भेद में द्विगु। उसके बाद किसी भी पदार्थ की प्रधानता नहीं होती है, किसी अन्य की ही प्रधानता हो जाती है तो वह हो जाएगा बहुव्रीहि। दोनों की अगर हो जाती है तो द्वंद्व। और इन नामों से अतिरिक्त जो होगा समास को केवल समास कहेंगे। इतना तक स्पष्ट हो गया होगा। केवल समास के लिए आप नोट कर लेंगे उदाहरण भूतपूर्व। भूतपूर्व अभी हम देखेंगे कि करके। अब कहते हैं ये जो समास होते हैं जितने भी हैं वो सभी समर्थ पद विधि है, अर्थात यह समर्थ पदों में ही यह संभव है। उसके बाद एक मैंने टेक्निकल बताया था, स्त्री प्रत्यय में भी तद्धित में भी बताया था आपको, उसी तरह यहां भी बता रहा हूं। कहा गया प्राक कडाड़ात समासः, प्राक कडाड़ात समासः। ये कडाड़ा कर्मधारय सूत्र जो है, इस सूत्र से पूर्व तक, पूर्व सूत्र तक अर्थात समासः तक इस पद का अधिकार चलता है। ये जो आपने लिखा है प्राक कडाड़ा समासः, अर्थात प्राक कडाड़ात से लेकर के कडाड़ा कर्मधारय सासुपा, इस सूत्र से कडाड़ा कर्मधारय जो है इनके सूत्रों की ये इनके मध्य में आता है और इस सूत्र में समास होने पर भी सूत्र समास पद होता है, अर्थात इसका अधिकार जो चलता है ये बता रहे हैं। अब देखिए सहसुपा, सहसुपा जो है यह कह रहा है क्या, जो कि सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होगा। सुपा सुप सुपा सह वा समस्यते, तो सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, ये सहसुपा कह रहा है। अब एक और ध्यान में रखना पड़ेगा, वृत्ति किसको कहते हैं, तो परार्थाविधानम वृत्ति कहा गया है। और ये वृत्ति 5 प्रकार के होते हैं। ये योग दर्शन वाली वृत्ति नहीं है, ये व्याकरण वाली वृत्ति है समास संदर्भ में। तो कहते हैं परार्थाविधानम वृत्ति, और ये वृत्ति कितने प्रकार के हो जाएंगे, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको नोट करके रख लेंगे। कृत समासिक शेष सनातनता ये धातु रूपा पंचवृत्तया, कृत समास एक शेष सनाद्यंत धातु रूपा पंचवृत्तया। विग्रह किसको कहेंगे, तो उसके लिए लिखा गया है वृत्त्यार्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। वृत्ति के अर्थ को अवबोध कराने वाले जो वाक्य होते हैं उनको विग्रह कहते हैं। कहते हैं ना जो कि समास का विग्रह चाहिए, तो ये वृत्ति जो है, वृत्ति अर्थात यहाँ पर आप समास की बात कर रहे हैं तो कृत समास, यहाँ पर समास की बात अब कर रहे हैं। इसी तरह के संदर्भ में भी, तद्धित के संदर्भ में भी, एक से अधिक के संदर्भ में भी होगा वृत्ति का अर्थ का बताने वाला, लेकिन यहाँ पर मूल रूप से आप समास के संदर्भ में जान रहे हैं। अब ये जो विग्रह है ये 2 प्रकार के होंगे। एक होगा लौकिको अलौकिक। ये लौकिक और अलौकिक क्या है, इसको आप थोड़ा समझ लीजिए, अच्छा कॉन्सेप्चुअल है ये। जैसे आपने कहा राजपुरुष है, राजपुरुष को 2 तरह से आप विग्रह करेंगे। पहले आप एक तरह से देखिए जो कि जो आपको ध्यान में है वो लौकिक विग्रह है, प्राज्ञ पुरुष, ये हो गया लौकिक विग्रह।
अब इसको जब आप सुबंत सुप जो लगा हुआ है वो भी बताना चाह रहे हैं तो यह हो जाएगा अलौकिक। जैसे राज्ञ जो कह रहे हैं, राज्ञ कैसे बनता है, राजन नस है ना, सुजस अमूर्ष्टाभ्यम विष्णुभ्यम विष्णुभ्यम विष्णुसोसम, तो नस जो है वो जुड़ेगा, राजन नस। और राज्ञ पुरुष, पुरुष सु प्रथमा एक वचन, उसमें आपको ये बताना होता है जो कि उसमें कौन सा सुप्रत्यय लगा हुआ है, और ये आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, तभी जाकर के अलौकिक विग्रह बना पाएंगे। और अगर ये नहीं कर पाते हैं तो आप अलौकिक विग्रह नहीं बना पाएंगे। लौकिक विग्रह जानते रहिए, फिर आप सुजसमूर्ष्टाभ्याम भी पूरा आपको ध्यान में रहे, तब जाकर के आप अलौकिक विग्रह बना पाएंगे, अन्यथा अलौकिक विग्रह नहीं बना पाएंगे। ये चीज है। तो लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह से प्रश्न बनता है, तो ये आपको सुजस जो है वो टिप्स पर याद रहने चाहिए, तभी जाकर के आप अलौकिक विग्रह बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे अगर अलौकिक विग्रह से प्रश्न पूछा जाता है तो। इसके बाद उदाहरण ये बता रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं, भूतपूर्व अगर आप ये बनाना चाहते हैं, एक समस्त पद है, तो आप क्या बनाएंगे लौकिक विग्रह में, पूर्वम भूत इति, ये लौकिक विग्रह होगा। पूर्वम भूत जो होगा वह भूतपूर्व के लिए लौकिक होगा। अलौकिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्व अम भूत सु पूर्वम भूतः, भूतपूर्व बना दिया तो पूर्वम भूतः पूर्व अम भूत सु, ये हो जाएगा अलौकिक। ये अब एक प्रश्न और पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में फ्रिक्वेंटली, क्योंकि भूतपूर्व पद है तो विग्रह तो है इसका पूर्वम भूत है, तो भूतपूर्व क्यों बन गया, पूर्वभूता बनना चाहिए। तो इसके लिए है जो कि भूतपूर्वे चरट, इससे पूर्व निपात हो जा रहा है, ठीक ना, ये भूतपूर्व चरट इससे पूर्व निपात हो जा रहा है। ये भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, जो कि भूतपूर्व ये भूतपूर्वम जो पूर्व जो है इसमें कौन सा सूत्र लग करके पूर्व निपात हुआ है, या पूर्वम भूत भूतपूर्व कैसे बना है, तो भूतपूर्वे चरट इससे पूर्व निपात हो गया है। ठीक, इसके बाद है अगला, इवेन सह समासो विभक्ति लोपश्च, कि के साथ समास स्वभाव करते हैं तो विभक्ति का अलोपश्च, लोप नहीं होता है। जैसे कहते हैं वागर्था विव, तो वागर्थौ इव अयादि समास लग रहा है, आपने संधि पढ़ा है, तो वहां पर है ना जो कि ये चो ये चक्रवात आय अब आय आव इति स्युः अचि, तो वागर्थौ औ की जगह पर आव लगता है, ए ओ ऐ ओ है, आय अब आय आव में बदल जाता है, तो यहाँ पर आव में बदला है और हो गया है वागर्था विव, ये आ गया। ठीक, इसी के साथ केवल समास जो चैप्टर है वह आपका खत्म होता है। इसके बाद आगे हम चलते हैं अव्ययी भाव पर। तो एक बार आप लोगों को हम देख लें जो कि आप लोगों कहाँ तक समझ में आया, क्या आया है। अनामिका, क्या समझ में आया, कितना तक समझ में आया, कुछ समझ में आया नहीं आया? अनम्यूट करो। हाँ, वो केवल समझ आ गया। एग्जाम्पल तो पहले से भी पता थे, लेकिन जो इसमें ये अलौकिक विग्रह बनता है ये समझ नहीं आता। आप कहते हैं कि वो सुओजस अमोक्षर ये याद होता है, तो याद होता है तब भी नहीं बन पाता, तो ऐसा कैसे? कैसे, उदाहरण? जैसे उदाहरण आपने पहले लिखा राज्ञा पुरुषा, ये तो हम लौकिक विग्रह बना लेते हैं, राजपुरुषा का राज्ञा पुरुषा, लेकिन अलौकिक विग्रह कैसे बने?
वही तो मैंने बताया, म्यूट कर लो। वही तो मैंने बताया है, म्यूट कर, क्योंकि दो में से एक ही व्यक्ति बोलते रहे, नहीं तो गूंजने लगता है। ये कह रहा था मैं, जो कि राज्ञा जो कर रही, तो राज्ञा कैसे बना है? मूल पद क्या है राज्ञा में? रामस्य कर रही हो तो रामस्य में मूल पद क्या है? मूल प्रातिपदिक क्या है? तो राजा है, पूर्व पद राजन। राजन है, ठीक। और कौन सी विभक्ति लगी है? कौन सा वचन लगा है? तो षष्ठी विभक्ति वचन लगी है। तो षष्ठी एक वचन में कौन सा लगेगा? नस लगेगा ना। और इसी तरह है पुरुष है, पुरुष में कौन कौन सा है? तो पुरुष और सु ये है, तो ये हो जाएगा पुरुष और सु, तो पुरुष है, तो राज्ञः पुरुष, राजन नस पुरुष, इसी तरह बनता है। पापिया, जी सर। वीडियो ऑडियो वीडियो ऑन करके बोलना है, एकदम रेडी रहो पढ़ाई के लिए। कुछ समझ में आया? जी सर, समझ में आ गया। विग्रह क्या है? सर विग्रह है मतलब किसी जैसे कोई पद दिया गया है तो उस पद को अगर हम सर उसका सूत्र बताना है या क्या बताना है? इस तरह बताओ जो सब समझ सके, जो क्या है विग्रह, बस। सर वृत्ति बोधकम वाक्यम वृत्ति ही विग्रह, मतलब जो वृत्ति के अर्थ को बता सके वही विग्रह, उसे ही विग्रह कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। आशीष, जी सर। समझ में आया कुछ? जी। एक कोई लौकिक अलौकिक विग्रह समझाओ। लौकिक और अलौकिक। भूतपूर्व, भूतपूर्व में पूर्वम अम भूता इति लौकिका, लौकिक विग्रह है। और इसी का अलौकिक विग्रह होगा पूर्व अम भूत सु, ये अलौकिक विग्रह हुआ। बहुत अच्छा। दीपिका, क्या समझा? फिर समझ में आया। अभी जैसे आपने वो वृत्ति संग्रह वगैरह का जो बताया ना सर ने, वो भी याद करना बाकी है, बाकी समझ में आता है। श्रेया, जी सर, समझ में आया। वो अलौकिक विग्रह थोड़ा कठिन लग रहा है। एक मिनट, आवाज अनम्यूट कर लो। हाँ, अनम्यूट था। श्रेया, सर वो समझ में आया है, वो अलौकिक विग्रह जो है वो थोड़ा समय कंफ्यूज हो रहा है। अलौकिक के लिए तो मैंने बताया ना, जो कि उसका जो सुप प्रत्यय जो है, सुप जो प्रत्यय है वो भी ध्यान में रखना होगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया था राज्ञः पुरुषः, तो राज्ञः षष्ठी एक वचन में है और पुरुषः जो है वह प्रथमा एक वचन में है। तो षष्ठी एक वचन का हम लेंगे, पहले तो मूल पद जो होगा राजन होता है, राजन दिया, और षष्ठी एक वचन का सुप्रत्यय में जो आता है वो लेंगे। और फिर पुरुषु है तो पुरुष का जो मूल प्राकृत प्रातिपदिक है तो पुरुष है, और प्रथमा एक वचन में क्या होगा? तो इस तरह से हम करेंगे। इसी तरह जैसे संकुला खंड हम देखेंगे, संकुलया खंड, संकुला खंड, संकुला कहते हैं सर्प से जो सुपारी वगैरह को काटते हैं, समझ रहे हो ना, सुपारी और सर्प को, तो वो जो कट करते हैं तो उसके लिए कहा जाता है संकुलया खंड, संकुला से काटी गई जो सुपारी आदि है। तो तृतीया हो जा रहा है, तृतीया एक वचन, संकुल टा
क्योंकि टा बनेगा तृतीय वचन में, सुओजस अमूर्त टा बनेगा। और खंड खंड सु तो बन जाएगा संकुलया खंड संकुला खंड है। तो संकुला टा संकुल टा संकुला टा खंड खंड सु, इस तरह करके। ठीक, चलो ठीक है, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अव्ययी भाव समास पर। थोड़ा गंभीरता से देखना है, क्योंकि अब सूत्र जो आ रहे हैं इन सबको थोड़ा ठीक से रखना है ध्यान में। अब अधिकार सूत्र आ रहा है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव ये जो सूत्र है, इसका अधिकार कहाँ तक चलता है? प्राक तत्पुरुषाद। तत्पुरुष ये जो बन होगा सूत्र, इससे पूर्व तक इसका अधिकार, तत्पुरुष यह सूत्र जो होगा उससे पूर्व तक अव्ययी भाव का चलेगा अधिकार। अर्थात अधिकार चलने का अभिप्राय क्या है? उससे पूर्व तक जितने भी उस मध्य में जितने भी आएंगे चर्चाएं आएंगी, वो चर्चा अव्ययी भाव के संदर्भ में माना जाएगा। पहला सूत्र जो है, ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको प्रयास करेंगे किसी तरह से टिप्स पर ध्यान में रखें, क्योंकि अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृत्त्यर्था अभावात्या संपत्ति संपत् प्रादुर्भाव पश्चात यथा में पूर्व योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान तो वचनेषु। ये अलग अलग अर्थों में, इन अर्थों में ये अव्ययी भाव समास है वो माना जाता है। और इसमें सभी के उदाहरण जो हैं ये आपको याद रखना होता है। उदाहरण सभी का एक एक एग्जाम्पल दिया गया होगा आपके गाइड वगैरह में, इसको आप एक बार जरूर पढ़ लेंगे। जो कि अव्यय जो है वह विभक्ति समीप के अर्थ में कौन सा है, समीप के अर्थ में, वृद्धि के अर्थ में, अत्यय के अर्थ में, युगपद्य के अर्थ में, साकल्य के अर्थ में, संपत्ति के अर्थ में। इन सब को आपको उदाहरण केवल ध्यान में रखिएगा। वही लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह वो इतना पर्याप्त रहेगा, उसमें और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। सूत्र याद रहे तो फार बेटर, अगर सूत्र नहीं याद है तो भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप ध्यान रखेंगे जो कि लौकिक विग्रह मूल रूप से और समस्त पद। इसके साथ साथ जो कि लौकिक विग्रह आप ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस अर्थ में हुआ है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो एक प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, जो कि प्रथमा निर्दिष्टम समासम समास उपसर्जनम, ये जो सूत्र है ये बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। उपसर्जन संज्ञा किसकी होती है? जो प्रथमा निर्दिष्ट जो होते हैं उनकी उपसर्जन संज्ञा होती है। ये याद रखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं ये, क्योंकि उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी, अर्थात क्या है उपसर्जन संज्ञा ये नहीं बता रहा हूं मैं, किस पद की उपसर्जन संज्ञा होगी। तो प्रथमा से निर्दिष्ट जो होंगे उनकी उपसर्जन संज्ञा होगी, ठीक है। और उपसर्जन संज्ञा का फल क्या होगा? तो उपसर्जनम पूर्वम, ये सूत्र है जो कि जिसकी उपसर्जन संज्ञा होगी वो पहले लिखा जाएगा। अब आप देख लीजिए, पूर्वम भूतः, तो आपने तो यहाँ पर देख लिया था, कहा यह गया था जब आप पढ़ रहे थे, भूतपूर्व चरट से कहा दिया गया था जो पूर्व निपात हो जा रहा है, तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम जो कहा गया है, जो प्रथमा से निर्दिष्ट जो है, प्रथमा में जिसका प्रयोग किया गया है प्रथमा विभक्ति में, उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी, और जिसकी उपसर्जन संज्ञा होगी उसको पहले रख दिया जाएगा समस्त पद में। तो पूर्वम भूतः, भूतपूर्वम, भूतपूर्वः, भूतपूर्वम पूर्व पद बनेगा। तो यहाँ पर समास में क्या होगा? प्रथमा से निर्दिष्ट जो होगा उसका उपसर्जन संज्ञा होगी, और जिसका उपसर्जन संज्ञा होगी वह पहले रख दिया जाएगा। ये ध्यान में रखेंगे। तो इतना आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में बहुतों बार पूछा गया है उपसर्जन को लेकर के, जो कि
उपसर्जन संज्ञा जो होगी वह किससे किसकी होगी, तो जो प्रथमा निर्दिष्ट होंगे, और प्रथम जिसकी उपसर्जन संज्ञा होगी तो उसका क्या होगा, उसका पूर्व में प्रयोग किया जाएगा, उपसर्जनम पूर्वम। चलिए अब अगला सूत्र है अव्ययी भावश्च। अव्ययी भावश्च जो है इस सूत्र से क्या हो जा रहा है, नपुंसक लिंग में आप अव्ययी भाव का जो प्रयोग करते हैं वो आपको इसी तरह दिखता है। पूर्वम भूतः केवल समास है, ध्यान रखिएगा, अव्ययी भाव में मत लेकर के चले जाइएगा। ये अव्ययी भाव जो है यह नपुंसक लिंग में होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है, जो कि नपुंसक लिंग जो आप बताते हैं वह किस सूत्र के आधार पर अव्ययी भाव को नपुंसक लिंग में डालते हैं समान रूप से। तो ये होगा क्या, अव्ययी भावश्च, यही सूत्र है। इससे क्या होता है कि आप नपुंसक लिंग में रखते हैं इसको। एक अलग से एक दिया गया है जो कि नाव्ययी भावाद अतो तो पंचम्या जो दिया गया है, लेकिन ये प्रश्न इसको ज्यादा कट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये केवल कहते हैं अदंत अव्ययी भाव के बाद जो सुप है उसका लुक नहीं होता है, वो अलग तरह से बताते हैं। इसको आप रहने दीजिए, इस पर ज्यादा आवश्यकता नहीं रहेगा इसका। वो कहते हैं जो कि फिर भी अधिकोपम में होता है तो आमी पूर्वस होता है, इसकी आवश्यकता नहीं, इसको रहने दीजिए। ये फिर आगे देखते हैं तृतीय सप्तम्योर बहुलम, जैसे बनता है अधिक गोपम बनेगा, अधिक गोपेन भी बनता है, कृष्ण से समीपम कृष्णम बनता है, मद्राणम। ये तो पूरा उदाहरण एक एक करके बताते हैं। केवल आपका एक जो है अधिगोपम अधिगोपेन अधिगोपे ये बन जाता है रूप, ये आप ध्यान आप रख सकते हैं। ये जो अभी हम लोगों ने सूत्र देखा है और उसके बाद वाला तृतीय सप्तमी और बहुलम जो है, इसके माध्यम से आप देखते हैं अधिगोपम भी बनता है, अधिगोपेन भी बनता है, अधिगोपे भी बनता है। इसके बाद आगे हम चलें तो सभी का उदाहरण एक देखेंगे। उसके बाद एक जो कालवाचक शब्द जो है वो उत्तर पद में अगर ना होगा, अव्ययी भाव के स्थान में सा के स्थान पर स आदेश होता है। अव्ययी भाव चा काले, जैसे कहते हैं हरे सादृश्यम सहरि ही, इस तरह करके बनता है। तो हालांकि इसमें आपको प्रक्रिया में ही इसकी आवश्यकता होती है और सूत्र वगैरह सामान्य रूप से नहीं पूछा जाता है। अव्ययी भाव चा काले जो है उसमें जैसे सखी जो हुआ तो सह न लिख करके स जो लिखते हैं, तो सह का के स्थान पर स जो प्रयोग करते हैं वो अव्ययी भाव चा काले, अर्थात कालवाचक अगर है तब तो नहीं कर लिखेंगे, कालवाचक के अतिरिक्त जो प्रयोग करते हैं। एक महत्वपूर्ण सूत्र है जो आपको अभी के लिए जरूरी है, नदी भिश्च। आगे चल करके आप द्विगु समास पढ़ेंगे तो द्विगु समास में क्या होगा कि आप संख्या पूर्व द्विगु इस तरह पढ़ेंगे, लेकिन नदीवाचक शब्द अगर है तो उसको जो आपको द्विगु लग रहा है नदीवाचक वो उठा करके ले आएंगे नदी भिश्च सूत्र से अव्ययी भाव समास में। जैसे पंचयम गंगम द्वियमुनम, और वार्तिक इसमें ऐड किया गया है समाहारे छायम इष्यते, समाहारे च अयम इष्यते। यह कहाँ पर होगा, समाहार में होगा, समाहारे चायम इष्यते। तो कुल मिलाकर के हो गया जो कि अगर नदीवाचक शब्द है और समाहार है तो वहां पर आकर के
द्वियमुनम, पंचगंगम, ये सब जो बनेंगे ये अव्ययी भाव में आएंगे, न कि द्विगु समास में जाएंगे। ये ध्यान में रखना है हमें। उसके बाद तद्धिता जो है उसमें तो दे रहे हैं, जो कि 5वें अध्याय समाप्ति तक तद्धित का अधिकार होता है। अगला है अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्यश्च। जैसे आप बनाते हैं क्योंकि सरदा समीपम उपसरदम प्रतिविपासम, ये सब जो बनाते हैं आप, ये बनता है किससे? अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्यश्च। क्योंकि ये उदाहरण देकर के अगर सूत्र पूछा जाता है तो आपको ध्यान में रहना चाहिए अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्यश्च, अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्यश्च। शरत प्रवृत्ति जो है उपसरदम प्रतिविपासम, यहाँ पर एक बार ध्यान रखिएगा, उपसर्दम बनेगा लेकिन उपजरसम अगर दे दिया जाता है तो उसके लिए वार्तिक है। हम यहाँ पर गलती कर बैठते हैं, जो कि हम केवल वही सूत्र के आधार पर समझ लेते हैं। तो ये उप जरसम अगर कह रहे हैं आप, उसके लिए वार्तिक है जराया जरश्च, जराया जरश्च, ये होता है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे, जराया जरश्च ये सूत्र है, जो कि यह शरत प्रवृत्ति जो है उसी में पठित है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जरा शब्द के साथ टच के साथ ही जरस आदेश भी होता है। नहीं तो क्या होता कि जैसे उप सरदा समीपम उपसरदम ये हो जा रहा है, तो जराया समीपम उपजरम बन जाता, उपजरसम नहीं बनता। तो इसीलिए शरत अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्यश्च तो सूत्र लगेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ एडिशनल वार्तिक लगाना पड़ेगा, नहीं तो उपजरसम न बन करके उपजरम बन जाएगा। ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं जो कि नस्तद्धिते, ये अनश्च और नस्तद्धिते ये अलग अलग दो सूत्र हैं, जिसमें उपराजम अध्यात्म ये जो होता है, इसमें क्या होता है कि है तो राजन, आप जो बना रहे हैं इसमें हो तो रहा है राज्ञ समीपम, तो राजन अंगस उप है, तो कायदे से तो उप राजन रहना ही चाहिए था। राजपद है नहीं जो उपराजमा बना रहे हैं, तो उपराजनम बन जाता। इस तरह करते तो कहते हैं नस्तद्धिते अवश्य टेढ़ लोपस तद्धिते। यहाँ पर क्या होता है कि तद्धित होने पर नकारांत शब्द के भसंज्ञक टीका लोप हो जाता है, और वो टीके लोप होने से आप टी संज्ञा जानते हैं किसको कहते हैं, तो वहां पर टीका लोप हो जाता है और हो जाता है क्या, जो कि उपराजम अध्यात्मम। तो अगर उपराजम है या अध्यात्मम है, इसमें जो नौ का लोप हो रहा जा रहा है, क्योंकि वहां पर टी रूप में है, तो का जो लोप हो जा रहा है वो किस कारण से हो रहा है, यही अनश्च नस्तद्धिते जो है, इन दोनों सूत्रों को ध्यान में रखते हुए वहां पर लोप हो जा रहा है। नहीं तो उसमें राजन का नौ, अध्यात्मन का नौ, वो वहां पर होता। उसके बाद उपचर्मम, उपचर्म ये विकल्प से बनता है, ये इसका सूत्र है नपुंसकादन्य तरस्याम। हालांकि बहुत सूत्रों का जरूरत नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए, अगर कहीं पूछा जाता है तो आपको एक बार रहेगा, एक बार आप सुने रहेंगे, कोरिलेट कर पाएंगे, तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आप टिक कर लेंगे। इसलिए बता रहा हूँ कि सभी सूत्र तो आप याद करेंगे ये तो संभव नहीं है। तो आप यही होगा कि आप जो सुने हैं, जो आप 1-2 बार देखे रहेंगे, अभी क्वेश्चंस हल करेंगे, तो उसमें जो आपको समझ में आएगा तो आप परीक्षा में सहजता से सही उत्तर दे पाएंगे। इसलिए ये वो करते हैं। तो नपुंसकाद अन्य तरस्याम, इसमें क्या हो रहा होगा, क्योंकि ये अन प्रत्यय अंत होने वाला जो नपुंसक लिंग है
वो विकल्प से तद्धित संज्ञक में टच होता है और जाकर के विकल्प से बनेगा दो रूप, उपचर्मम और उपचर्म दोनों बनेगा, दोनों सही होगा, उपचर्मम और उपचर्म दोनों बनेगा। और एक अंतिम सूत्र है अव्ययीभाव में झय है। ये क्या करता है, जो कि दो रूप बनाता है, उपसमितम और उपसमित दोनों बनाता है। झया जो है यह जय प्रत्याहार अंत वाला जो अव्ययीभाव होगा वो विकल्प सहित का टच प्रत्यय होता है। और इसमें क्या हो जाएगा, जो कि टच प्रत्यय जो है, टच प्रत्यय का अभिप्राय होगा जो अंत में आकर के और केवल बचता है, टच का और बचता है, ये ध्यान रखेंगे। टच जो हम जो कह रहे हैं इसका अभिप्राय है क्योंकि टच का और बचता है, ये चीज रहेगा। ठीक है, जया में क्या हो जाएगा, जो कि उपसमित एक में उपसमित बनेगा, एक में उपसमित बनेगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, उपसमितम उपसमित ये दो बनता है। हाँ अनामिका। सर इसमें ये उपसर्जन क्या होता है? ये तो पता चल गया कि उपसर्जन जो होता है पहले लिखा हुआ मिलेगा, पर होता क्या है, पहचानेंगे कैसे? उपसर्जन वह प्रथमा से जो निर्दिष्ट है, वही तो बताया गया था, जो कि प्रथमा से जो निर्दिष्ट होगा उसको उपसर्जन तुम मानोगी। और उपसर्जन का प्रभाव फल क्या होगा कि जब समस्त पद बनाएंगे तो पहले रख देंगे। जैसे हमने कहा पूर्वम भूतः, इसमें कौन है उपसर्जन, उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी, इसमें किसकी होगी इसमें उपसर्जन संज्ञा? पूर्वम भूतः हमने कहा है, किसकी होगी उपसर्जन संज्ञा? सर अनामिका, पूर्वरूप होगी। अनामिका, पूर्वम भूतः में, पूर्वम भूतः में उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी? भूत की होगी। भूत की होगी तो उसको हम शुरू में रख देंगे। वैसे भूतपूर्व चरट जो है वहां पर वो भी हो रहा है, लेकिन सामान्य रूप से जहां कहीं भी हमें रखना होगा तो प्रथमांत जो होगा उनको हम रख देंगे। ठीक, चलो ये यहां तक हमारा। हाँ अनामिका, बोलो। चलो वैसे ही हैंड रेज की थी। चलो अब रेस्ट जो है वो हम लोग कल देखेंगे। अब केवल हम एक हायरार्की बता देते हैं क्या कैसे हम ये करेंगे कल। तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास में हम पहले दो पार्ट करेंगे, एक तो समानाधिकरण और दूसरा व्यधिकरण। ठीक, समानाधिकरण जो होंगे उनको फिर हम बांटेंगे, व्यधिकरण जो होंगे उसमें तो द्वितीय तत्पुरुष तृतीया तत्पुरुष चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी तक जाएंगे हम। ठीक, उनके अलग अलग सूत्र होंगे, कुछ गिने चुने सूत्र हैं, बहुत ज्यादा सूत्र नहीं है जो हमें जरूरत है। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा हैं तो उनका एग्जाम्पल देखेंगे द्वितीया से लेकर के सप्तमी पर्यंत, और बहुत ही आसान है तत्पुरुष में। और मोटे तौर पर जब हम तत्पुरुष कहते हैं तो व्यधिकरण तत्पुरुष को ही तत्पुरुष कहते हैं। अगर वो द्वितीया से संबद्ध होगा तो द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया से होगा तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी से होगा चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी से होगा पंचमी। जैसे कृष्णम श्रुतः, कृष्ण श्रुतः, ये हो गया द्वितीया तत्पुरुष। संकुलया खंड, संकुला खंड तृतीया तत्पुरुष। धान्य अर्थ, धान्य अर्थ, ये हो जाएगा चतुर्थी तत्पुरुष। ये व्याघ्रात विवेति, ये पंचमी में आ जाएगा। राज्ञ पुरुष ये आ जाएगा षष्ठी में। इसी तरह सप्तमी में अक्षय सुसोंडा, अक्षय सोंडा सप्तमी में आ जाएगा। इस तरह करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, उनका भी लौकिक और अलौकिक विग्रह हम उसी तरह देखेंगे। तो द्वितीया से आइडेंटिफाई करना बहुत आसान रहता है। ठीक है, केवल सूत्र जो एक एक करके होंगे वो ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके बाद
हम देखेंगे व्यधिकरण तत्पुरुष में। व्यधिकरण तत्पुरुष में हम इनको देखेंगे, क्या कहते हैं, अलग अलग जो यहाँ पर भेद होंगे उनके। व्यधिकरण तत्पुरुष का अभिप्राय हो गया जो कि कर्मधार है। तो कर्मधारय में फिर हम देखेंगे जो कि अलग अलग जो उनके भेद होंगे। अर्थात कर्मधारय का एक भेद तो हो जाएगा द्विगु, और कर्मधारय में भी आप देखेंगे अलग अलग प्रकार होंगे कर्मधारय के। फिर हम द्विगु में भी देखेंगे उदाहरण और प्रकार जो होंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे बहुब्री में, बहुब्री के प्रकार हम देखेंगे। उसके बाद फिर कर्मधारय और बहुब्री के तुलनात्मक रूप से हम देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो होता है जब ग्रंथ में पूछा जाता है तो उदाहरण बताया जाता है जो कि बहुब्री क्या है, अर्जुनियम से हो या रघुवंशम से हो या अन्य जो भी हो। तो लगता तो है कर्मधारय जैसी, और बहुब्री हम कैसे कह देते हैं, तो ये हम देखेंगे। उसके बाद तत्पुरुष में ही हम आएंगे तो कुछ नए तत्पुरुष को हम देखेंगे। तो उसके बाद फिर द्वंद्व में आएंगे हम, समाहार द्वंद्व जो है उसमें आएंगे। तो इस तरह से हम 2 दिन और रखेंगे समास को, और समास को संपूर्ण रूप से देखने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का ऐसे निवेदन यही रहेगा जो कि जो हमने पढ़ लिया है अभी तक, केवल समास और तत्पुरुष समास हमने अव्ययीभाव पढ़ लिया है, तो इनके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स जहां जहां आपको मिलता है उनके लौकिक अलौकिक दोनों विग्रहों के साथ अनिवार्य रूप से आप पढ़िए। हमें लग रहा है कि कम से कम आपको 400-500 एग्जाम्पल्स मिलेगा जितना आपने पढ़ा है उनमें, या मुख्य रूप से 50 के आसपास तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उनको आप जरूर देखिएगा, तब जाकर के अगले में हम जानते हैं तो हमें कुछ समझ में आता है, कुछ ठीक लगता है, इस तरह का है। और मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को, जो भी यहाँ पर रहते हैं कम से कम एक टॉपिक चल रहा है उसमें निरंतर रहिए। अगर उस टॉपिक में नहीं आप रहते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। बेशक ये कक्षा जो है ये थोड़ा मंथर गति से ही चल रहा है और चलेगा भी मंथर गति से ही, क्योंकि इसका टारगेट हमने जो रखा है लगभग 4 महीने का जो टारगेट है, 4 से 5 महीने का टारगेट इसका रहता है, जो कि वो उसी तरह रखा ही गया कि जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके ग्रंथों को हम गंभीरता से देख पाए हैं। नहीं तो हवा में देखने के लिए तो काम ये सांस एक दिन में हो जाता, प्रत्यय एक दिन में हो जाता, जिस तरह गाइड वगैरह में दिए गए हैं उनमें एक दिन से ज्यादा नहीं लगता। लेकिन हम लोग थोड़ा डेप्थ में इसलिए जा रहे हैं कि मूल ग्रंथ जो है वो हमसे छूटे नहीं, और मूल ग्रंथ पढ़ने से फायदा ये आपको होता है क्योंकि देखिए दोनों का, मूल ग्रंथ और गाइड दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। ये नहीं कह सकते हैं जो कि गाइड बेकार है कि मूल ग्रंथ पढ़ना बेकार है। मूल ग्रंथ जो आप पढ़ते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि आप जो इसका मूलभूत तथ्य है वो एक सीक्वेंस में आपने पढ़ा है। जैसे आज आपने पढ़ा जो कि जो मूलभूत बातें हैं वो आपको पहले पढ़ा दिया गया, उसके बाद सूत्र अलग अलग बाद में बताए जा रहे हैं, एग्जाम्पल्स जिसके जो सूत्र के हैं वो आपको बताए जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। गाइड का महत्व ये होता है कि गाइड में आपको हम प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर डायरेक्ट पकाया थमाते हैं। अब ग्रंथ के पढ़ने से समस्या ये एक हो जाती है कि इतने सारे सूत्र होते हैं, इतना कुछ ये होता है तो आप कभी कभार कंफ्यूज करने लगते हैं कि कैसे याद रखें इसको। वही लिमिटेशन गाइड में भी है, जो गाइड में कभी कभार आपको अशुद्ध दिखते हैं कुछ, उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। कभी कभार जो लिख रहा है उसकी अपनी जितनी बुद्धि है उतना ही वो डालता है, तो कंट्राडिक्टरी हो जाता है। जब आप पढ़ते हैं दोनों ग्रंथों को तो आपको समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर उन सभी जो कॉन्सेप्चुअल जो समस्याएं हैं उनको आप अवधारणात्मक समस्याओं को दूर कर सकें, इसलिए हम रखे हैं। तो कोई अगर ये इसलिए आते हैं क्योंकि आप 10 दिन में पूरा ग्रंथ सब कुछ पढ़ लेंगे, तो उससे नहीं कुछ होने वाला है। आप यहाँ पर जिस उद्देश्य से आए हैं, हाँ, इतना हम आश्वस्त हैं क्योंकि मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, इतना आश्वस्त है कि हम 3-4 महीने में यहाँ से कुछ लेकर के जाएंगे जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए
बहुत ही उपादेय होगा, जिसकी हमने अभी कल्पना भी नहीं की है। क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा अरे ये तो उत्सर्जन संज्ञा आदि आदि जो हमने तो पहले पढ़ लिया है, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको जब आप प्रश्नों का हल करने लगेंगे तब आप देखेंगे जो कि आपका दिमाग उस समय में अनलॉक होगा। अभी तो आपके दिमाग में गया और लॉक हो गया, आपको समझ नहीं आ रहा है जो कि क्या हमने पढ़ा। लेकिन जब आप प्रश्न देखेंगे तो यही फिर अनलॉक होगा और वो फिर आपको सॉल्यूशन देता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि आप खुद प्रैक्टिस भी करिए। चलिए, तो ये आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं, और जिनको जो प्रश्न पूछना है वो पूछ सकते हैं, और फिर उसके बाद हम कल देखेंगे, नेक्स्ट बचा हुआ है हमारा उसको हम देखेंगे।